बहुत बहुत टाइम तक आप इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, सब कुछ आपका सही सही चल रहा है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर आपको क्या और बैलेंस शीट्स के अंदर आपको क्या क्या करना होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे ओपनिंग बैलेंस मैच। सबसे पहला काम आपको करना होता है जब भी आप कभी भी बैलेंस शीट्स, यानी कि आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहां पर काम कर रहे हैं, या फिर आप अगर एक अकाउंटेंट हैं और अकाउंटेंट के हेड और आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के डेटा किसी और ने लिखे हुए हैं और आप उसको फाइनल करने के लिए बैठे, या फिर आप ही ने लिखे हुए हैं लेकिन आप ही फाइनल करने के लिए बैठे हुए हैं, तो सबसे पहला काम आपको जो करना होता है वो करना होता है सर ओपनिंग बैलेंस मैच। अब ये ओपनिंग बैलेंस आपको किसके साथ में मैच करना होता है वो हमें यहां पर कवर करना है। देखिए सर, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23, अगर आप सोच रहे होंगे सर फाइनेंशियल ईयर 22-23 कहां से आया, हम तो बैलेंस शीट 23-24 की फाइल कर रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर सर ध्यान से समझना है फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बैलेंस शीट्स आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइल करवाई होगी, बनवाई होगी, ऑडिट करवाई होगी, टैक्स ऑडिट था आपका, आपने करवाई थी, उसका डेटा आपने दिया था सर फॉर एग्जांपल अगस्त मंथ में, क्योंकि सर टैक्स ऑडिट की जो डेट होती है वो होती है 30 सितंबर, तो अगस्त मंथ में आपने उनका डेटा दिया था। कब दिया था सर आपने? अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ में आपने जो भी डेटा दिया वो आपका डेटा और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जो भी आपने टेली सेंड की थी, जो भी टेली का डेटा आपने सेंड किया था वो दोनों मैच था। क्लियर है यहां तक? तो आपको ये दोनों आपका क्या था सर? मैच था, क्योंकि सर डेटा तो आप ही ने सेंड किया था, इसलिए ये डेटा आपका मैच था। अब सर ये जो बैलेंस शीट फाइनल हुई, ये बैलेंस शीट फाइनल हुई फॉर एग्जांपल सितंबर 20 को, सितंबर 20 2023 को आपकी बैलेंस शीट फाइनल हुई और यहां पर आपका प्रॉफिट आया फॉर एग्जांपल, जितना भी हो जो भी हो वो आपका प्रॉफिट यहां पे आया। ठीक है, अब सर यहां पे आपने अगस्त के बाद में सर सितंबर मंथ की एंट्री, अगस्त मंथ की पूरे मंथ की एंट्री आपने यहां पर की होगी, इसके बाद सितंबर मंथ में भी सर आपने एंट्री की होगी। क्लियर है? और अक्टूबर मंथ में भी सर आपकी एंट्री तो कंटिन्यूसली आप इसी टैली में कर रहे हैं, आप कोई दूसरी टैली तो यूज कर ही नहीं रहे, आप तो इसी टैली में कर रहे हैं। लेकिन सर यहां पे अगस्त में जैसे ही आपने डेटा दिया यहां पर एंट्री होना बंद हो गया, यहां पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी कोई आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, आप तो यहां पर आपकी वाली जो टैली थी आप उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे। क्लियर हो गया? अब यहां पे फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए, बहुत सारी एंट्री इधर की, और आपके हिसाब से जहां पर 22-23 का जो प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीस, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो बैलेंस शीट ऑडिट करके जो बैलेंस शीट फाइनल की, जो प्रॉफिट निकाला वो आया सर 7.5 लाख रुपया, ये उन्होंने प्रॉफिट निकाला। तो आपका प्रॉफिट और ये प्रॉफिट मैच करने में, यानी कि इस प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को करने में बहुत सारे ट्रांजैक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वहां पे किए होंगे, लेकिन आप तो यहां पर इस टैली को कंटिन्यूसली चलाते हुए आ रहे हैं। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि 31 मार्च 2023 के कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किए होंगे जिससे 23 के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो क्लोजिंग बैलेंसेस आपके क्लोजिंग बैलेंसेस से मैच नहीं कर रहे होंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बैलेंसेस है वो बैलेंसेस आपके मैच नहीं कर रहे होंगे। क्लियर है? इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए जब कोई भी आपका ऑडिट कर रहा है, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट हो, वो भी अगर आपका डेटा फाइनल कर रहा हो, अगर आपका ऑडिट नहीं है XYZ, तो आपको क्या करना है सर, आपके जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है 23 के जो मार्च के जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो क्लोजिंग बैलेंसेस आपको यहां वाली जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो टैली मंगवानी है, और टैली मंगवा के वो जो क्लोजिंग बैलेंसेस है वो आपको मैच करना है। वो क्या करना है सर? आपको मैच करना। मैच करने का मतलब सर उनकी टैली में जो 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है तो आपकी भी टैली में 31 मार्च को 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आपकी बुक्स में आना चाहिए। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एसेट्स, लाइबिलिटी सब कुछ आपका मैच होना चाहिए। जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट फाइनल की है वैसी की वैसी आपके टैली के अंदर होनी चाहिए। अब सर ये नॉर्मली अगर आपके पास में डेटा नहीं है तो आप जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं एक्सेल यूटिलिटी के अंदर जो बैलेंस शीट बनाते हैं आप उससे भी मैच कर सकते हैं।
क्लियर है? तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस मैच करने का मतलब होता है कि सर प्रीवियस ईयर 23 मार्च 23 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंसेस हो जाता है। तो वो पहले आपको क्या करना होता है सर, प्रॉपर तरीके से मैच करना होता है। ऑलवेज आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप ऑडिट के लिए चले गए, आप ऑडिट के लिए चले गए तो सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे वही करवाएगा कि सर ओपनिंग बैलेंसेस आप मैच करके लाइए। और ये ओपनिंग बैलेंसेस मैच करना इतना इजी काम नहीं है, इतना इजी काम नहीं है कि अगर आप एक बार में देख के आप बैलेंस शीट्स को ओपनिंग बैलेंसेस मैच कर लो। आपको बहुत सारी चीजें आपको यहां पर करनी होगी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या क्या एडजस्टमेंट किए, वो एडजस्टमेंट आपको उनकी बुक्स के अंदर आपको देखना होगा, आपकी बुक से उस बुक्स को कंपेयर करना होगा कि कहां कहां पर बैलेंसेस कम आ रहे हैं, उस बैलेंसेस में से कौन सी एंट्री की है, तो वो सेम टू सेम एंट्रीज आपको आपकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करनी है। क्लियर हो गया? और बुक्स को रिकॉर्ड करने के बाद आप उस टेली को आप स्प्लिट कर दीजिएगा, क्या कि वो टेली आपका सेपरेट हो जाए और आप उस टेली को सेपरेट करके आप किसी आपके जहां पर आप उसको रिजर्व रखते हो, यानी कि डेटा मैनेज करने के लिए आप उसको पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में जहां पर भी ले वो ले ले, क्योंकि वो बैलेंस शीट्स आपकी क्या हो चुकी है सर, फाइनल हो चुकी है। क्लियर हो गया आपको? यहां तक इजीली आपको यहां तक समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट्स आपका ये था कि आपका ओपनिंग बैलेंसेस आपको मैच करना है आपके सीए की जो ऑडिटेड टेली होती है उसके हिसाब से। अगर नॉर्मली अगर ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो आप अगर वहां पर जाकर देखेंगे तो जो ऑडिटर्स होता है, यानी कि जो आर्टिकल्स होता है, वो आर्टिकल सबसे पहला काम आपका यही करेगा, ओपनिंग बैलेंसेस मैच करेगा। क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस इसलिए मैच करने की जरूरत होती है क्योंकि प्रीवियस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो बैलेंस शीट फाइनल करके साइन किए हैं और साइन करने के बाद में उसने 3CD रिपोर्ट के अंदर जो भी बैलेंस शीट्स दिखाई है, ITR 3 के अंदर जो बैलेंस शीट्स दिखाई है, उसके हिसाब से ओपनिंग बैलेंसेस तो आपको इस साल के आपको मैच करने ही करना है। तो पहला काम आपको क्या करना है वो आपको इजीली समझ में आ गया कि पहला काम आपको करना है ओपनिंग बैलेंस मैच विथ टेली डेटा। टेली डेटा कैसे आपको ओपनिंग बैलेंसेस मैच कर लेना है। ओपनिंग बैलेंसेस मैच करने के बाद आपने सर पूरे साल ट्रांजैक्शन तो आपने किए हुए हैं, 1 अप्रैल से लेके 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक आपने पूरे ट्रांजैक्शन मैच किया हुआ, सब कुछ आपने किया हुआ है। बैलेंस शीट्स फॉर एग्जांपल अभी आप फाइनल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जून मंथ में, जून 2024 मंथ में आप क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट्स को फाइनल करने बैठ रहे हैं। हालांकि बैलेंस शीट्स के अंदर सेल्स और परचेज जो होता है वो हमें मार्च मंथ का जब रिटर्न फाइल करते हैं। एक्चुअल अकाउंटेंट किसको कहते हैं? एक्चुअल अकाउंटेंट इसको कहते हैं कि वो जो काम करता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने जनवरी यानी कि सॉरी अप्रैल मंथ से लेकर मार्च मंथ के बीच में आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए थे सेल्स और परचेज की अगर हम बात करें तो आपको मार्च मंथ का जब आप जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं, मार्च मंथ का जीएसटी के रिटर्न आप फाइल करते हैं सर अप्रैल में। अगर हम जीएसटीआर 1 की बात कर रहे हैं तो 11 अप्रैल को करते हैं, और अगर आप जीएसटीआर 3B की बात करते हैं तो आप 20 अप्रैल को करते हैं। अब ये क्यों ऐसा क्यों करते हैं? अगर सर किसी रीजंस की वजह से आप अकाउंटेंट हैं, आप इंसान हैं, अगर कोई आपका और कोई कलिंग्स भी आपको उस पीसी को कवर कर रहा होगा, आपकी टेली को ओपन कर रहा होगा, बहुत सारे ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, गलती से अगर कोई ट्रांजैक्शन से डिलीट हो जाए, गलती से कोई ट्रांजैक्शन आपका डिलीट हो जाए, या फिर ऐसा कोई इनवॉइसेस था जो इनवॉइसेस आपको रिकॉर्ड करना था लेकिन गलती से सर आपकी बुक्स में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं सर, पूरे साल का डेटा आप मैच करके एक मार्च वाला जो रिटर्न्स है उस रिटर्न्स के अंदर पूरे साल में अगर आपके कुछ भी मिस्टेक हुई है तो उसको आप सुधार सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप करेक्शन कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो, ताकि जब भी आप जीएसटीआर 9 फाइल करें, अगर किसी का टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है उसे जीएसटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको तब जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत पड़ती है अगर आपने फिनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर या तो आपने आईटीसी आप 23-24-25 में ले रहे हो, समझना ध्यान से, अगर 23-24 की अगर आईटीसी आपसे रह गई है तो आप 24-25 में ले रहे हैं तो आपको कंपलसरी जीएसटीआर 9 फाइल करना होगा। सर अगर आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई थी जो आप इस 23-24 के जीएसटीआर 1 में पोस्ट करना भूल गए, अब आप फाइल कर रहे हैं सर 24-25 में, तो आपको कंपलसरी जीएसटीआर 9 फाइल करना है। ऐसे केसेस में अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है और आपको यहां पर कंपलसरी जीएसटीआर 9 फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आपको आपके जीएसटीआर 9 के अंदर आपको देने होंगे,
क्योंकि जब इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं वहां पर तो हम सर पूरे डेटा लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रॉपर तरीके से हम चेक करते हैं, क्योंकि हम उसकी ऑडिट करते हैं। क्लियर है? तो पहला काम तो आपको यहां तक समझ में आ गया। दूसरा काम जो होता है ये होता है कि सर आपको आपका जो सेल्स है, सेल्स का मतलब आपकी बुक्स का सेल्स, टैली का जो सेल्स है, उसको आपकी जीएसटीआर 1 के हिसाब से मैच करना है। कैसे मैच करना है? जीएसटीआर 1 से। जीएसटीआर 1 से आपको मंथली मैच करना है, मंथली डेटा मैच करना है कि जीएसटीआर 1 के अंदर आपको लिखना है कि सर ये आपका हो गया टैली का डेटा, ये आ गया आपका जीएसटीआर 1 का डेटा। टैली के डेटा के अंदर सर आप आउटवर्ड सेल्स कितना है आपका, आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, परसेंटेज वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। एज इट इज आप यहां पे देखिए सर B2B कितना है और B2C कितना है। B2B का मतलब सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है और सामने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे केसेस में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आप QRMP स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप QRMP स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 अगर आप IFF थ्रू फाइल कर रहे हैं, तो आपको B2C आपका क्वार्टरली होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैच करते समय आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान समझना पड़ेगा कि ये जो होगा B2C ये आपका क्वार्टरली होगा। लेकिन जीएसटीआर 1 के अंदर ये तो सब कुछ आपका यहाँ पर क्वार्टरली होगा अगर हम B2C की बात करें। बाकी आपका जीएसटीआर 1 जो होगा वो मंथली होगा अगर B2B की बात करें। नॉर्मली अगर आप QRMP स्कीम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, IFF के थ्रू रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, तो B2C भी आप उसी मंथ में फाइल करते हैं। तो यहां पर क्या करना होगा सर, आपका अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 1, अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 1 आपके टैली के डेटा के हिसाब से, आपके पोर्टल के हिसाब से आपको क्या करना है सर, प्रॉपर तरीके से मैच करना है। अगर यहां पे ध्यान से समझना, अगर कुछ भी मिस्टेक होती है, अगर कुछ भी मिस्टेक होती है, मिस्टेक कैसे हो सकती है? दो चीजों से आपकी यहां पर मिस्टेक हो सकती है। एक मिस्टेक तो ये हो सकती है कि सर टैली के अंदर सर था, हमारे पास में सर टैली के अंदर डेटा था, लेकिन गलती से हम जीएसटीआर 1 में अपलोड करना भूल गए। टैली में था सर हमारे पास में इनवॉइस है, हमने सेल्स भी किया हुआ है, B2C था, इसलिए सामने वाली पार्टी ने हमको कुछ बोला नहीं, क्योंकि B2C में सामने वाली पार्टी को कुछ करने का मतलब ही नहीं निकलता, सामने वाली पार्टी को करने का कुछ मतलब ही नहीं निकलता। इसके लिए यहां पे आपको क्या करना है सर, टैली के डेटा के हिसाब से आपको जीएसटीआर 1 मैच करना है। ठीक है, तो यहां पर जीएसटीआर 1 आपको मैच करना है। दूसरा आपका यहां पर क्या चेंजेस हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि सर आपके जीएसटीआर 1 के तो अंदर है, जीएसटीआर 1 के अंदर है, लेकिन गलती से आपके टैली डेटा के अंदर वो एंट्री डिलीट हो गई। अब आपको ये चेक करना है कि एक्चुअल में आपने कोई ज्यादा सेल्स तो आपने जीएसटीआर 1 के अंदर दिखा नहीं दिए, ज्यादा सेल्स तो आपने जीएसटीआर 1 के अंदर दिखा नहीं दिए, या फिर ये है कि अगर यहां पर थी लेकिन गलती से डिलीट हो गई, तो अब यहां पर आप एंट्री कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, आप एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि टैली की एंट्री करना आपके बस की बात है। आप जब चाहे मर्जी में आए तो उसको डिलीट कर सकते हैं, मर्जी में आए तो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर जीएसटीआर 1 के अंदर आपने रिकॉर्ड किया हुआ है लेकिन आपके टैली के अंदर नहीं है, तो आप उसे क्या करना है, उस एंट्री को करना है। अब बात आती है कि अगर आपकी टैली में है, अगर आपकी टैली में है और जीएसटीआर 1 में अपलोड करना भूल गए, और अभी मंथ चल रहा है सर आपका जून मंथ, अपलोड करना आप भूल गए, लेकिन अभी आपका जो मंथ चल रहा है वो जून मंथ चल रहा है, तो आप नेक्स्ट सितंबर तक जब आपका ऑडिट नहीं हो जाता, तब तक आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो भी जीएसटी के एडजस्टमेंट है वो आप लास्ट रिटर्न तक, यानी कि अक्टूबर मंथ में जो भी आप रिटर्न फाइल करते हैं सितंबर मंथ का अक्टूबर में, वहां तक आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप भूल गए हैं तो वो भूल गए, तो आप जीएसटीआर जून वाले जीएसटीआर मंथ में सेल डाल दें, अगस्त वाले में डाल दें, सितंबर वाले मंथ में आप जीएसटी की सेल्स डाल दें, और जब भी आप जीएसटीआर 9 फाइल करने का आएगा तो वहां पर आप मैच कर ले कि हमने 23-24 का जीएसटी का सेल्स हमने 24-25 के जीएसटी के रिटर्न्स के अंदर हमने अपलोड किया हुआ है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये तो हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि आपको मार्च मंथ का जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना, अप्रैल में 11 अप्रैल को, इसके पहले ही आपको ये सब एक बार मैच कर लेना है। इजी है मैच करना, इतना कोई ज्यादा लोड वाला काम नहीं होता। अगर आप एक प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आप हर मंथली उसको मैच करते हुए जाए, हर मंथली एक्सेल के अंदर आप इसका एक फाइल बनाते जाए, उसका रिकंसिलेशन करते जाए, तो आपके लिए जब भी रिटर्न फाइल करो, सब भी ऑडिट होगा आपका, या फिर जब आपको चेक करना होगा, तो आप इजी तरीके से कर सकते हो। पहला काम तो आपका सर हो गया कि आपने जो भी बुक्स के अंदर जो सेल्स दिखाई है,
बुक्स के अंदर जो भी सेल्स दिखाई है वो आपने आपके जीएसटीआर 1 के अंदर दिखाई है कि नहीं दिखाई है। पहली चीज तो आपको ये मैच करनी है। ये मैच करना सर इसलिए जरूरी है क्योंकि बुक्स के हिसाब से आप जो भी इनकम टैक्स के अंदर जो आप सेल्स दिखाओगे, इनकम टैक्स जब रिटर्न फाइल करते हैं उस समय हमको आईटीआर 3 फाइल करना होता है। तो आईटीआर 3 के समय हमको वहां पर हमारा सेल्स दिखाना होता है और वो सेल्स आपके जीएसटीआर 1 के हिसाब से मैच होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीएसटीआर 3B के जो सेल्स की डिटेल्स जाती है ना, वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट करती है, एआईएस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करती है। 26AS क्या होता है, जहां पर आप टीडीएस की डिटेल्स देखते हैं, एआईएस रिपोर्ट आपके जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आप देखते हैं वो सब कुछ है। तो वहां पर भी आपके जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B की डिटेल्स वहां पर जाती है। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट्स आपके मिले हुए हैं, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट हो। जितना सेल्स आपने आपके जीएसटी डिपार्टमेंट को दिखाया है जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3B के अंदर, उतना ही सेल्स आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ही दिखाना है। दोनों के बीच में ₹1 का भी चेंजेस आपका नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। तो ये हमने मैच कर लिया। थर्ड पॉइंट्स अब आता है, अब आपको क्या करना है सर? अब आपको करना है कि जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो भी सेल्स दिखाया, जीएसटीआर 1 को आपने टेली के साथ में मैच कर लिया। अब जीएसटीआर 1 के हिसाब से आपने जो भी सेल्स दिखाया है उसका पेमेंट आपने जीएसटीआर 3B के अंदर किया है कि नहीं किया है। जीएसटीआर 3B के अंदर आपने किया कि नहीं किया, इसको आपको मैच करना है। क्या करना है सर? इसको आपको मैच करना। ये प्रॉपर तरीके से आपको मैच करना है। ये भी मैच करना आपका इजी होता है। जीएसटीआर का सेल्स तो आपने जब भी टेली के डेटा के साथ रिकंसिलेशन किया था तब आपने वहां पर आपके एक्सेल के अंदर आपने उतार लिया था। अब आपको जीएसटीआर 3B का भी देख लेना है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक होता है ना। जीएसटीआर 3B के अंदर जो अमाउंट आते हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड आते हैं आपके जीएसटीआर 1 से। लेकिन कभी कभी गलती से क्या होता है, गलती से ये होता है कि अगर हम किसी को B2C फॉर एग्जांपल है, B2C है और B2C के अंदर हमको डिटेल्स नहीं देनी थी, वो भी डिटेल्स हमने जीएसटीआर 1 के अंदर दे दी, लेकिन गलती से दे दी है, तो हम फिर क्या करते हैं सर, जीएसटीआर 3B के अंदर उसका उतना पेमेंट हम वहां पर कम कर देते हैं और नेक्स्ट मंथ में पर हम उसका डेबिट नोट या फिर उसकी वैल्यू को कम दिखाकर रिफ्लेक्ट एडजस्टमेंट करते हैं। वो एडजस्टमेंट हम जीएसटी के अंदर डिटेल में कवर करते हैं वहां पे। तो यहां पर आपको B2C, ये B2C आपको यहां पर चेक करना है कि जो भी जीएसटीआर 1 के अंदर आपने जो सेल्स दिखाई है उसका पेमेंट आपने जीएसटीआर 3B के अंदर किया है कि नहीं किया है, इसको आप प्रॉपर तरीके से मैच कर लें। ये दोनों आपका मैच हो जाता है तो इसमें आपका क्या मैच हो जाता है सर? इसमें मैच हो जाता है आपका सेल्स। इससे क्या मैच हो जाता है? आपका सेल्स। सेल्स प्रॉपर तरीके से आपका मैच हो जाता है। आपने आपकी बुक्स के हिसाब से मैच कर दिया, इसके बाद आपने आपके पेमेंट के हिसाब से मैच कर दिया कि आखिर में उसका आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आप सितंबर मंथ के जो रिटर्न्स फाइल करें वहां तक आप सुधार सकते हो, तो इसके पहले आप कर लें। अदरवाइज सर इसके बाद में फिर वो रिटर्न के अंदर डेट डालने का ऑप्शन ही नहीं आता। जीएसटीआर 1 के अंदर हमको डेट पुट करनी होती है ना, हमें डेट का इनवॉइस अपलोड करना होता है, तो वो डेट का ही ऑप्शंस नहीं आता है कि आप प्रीवियस मंथ के जीएसटी के रिटर्न्स आप फाइल कर सकते हैं, डेट कोई भी इनवॉइस आप फाइल कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है। इसलिए आपको क्या करना है, ये पर टाइम से ध्यान करना है। ठीक है सर, चलो अब आता है सर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट सर हमने बहुत ध्यान से लेते हैं। इनपुट क्रेडिट जो होता है, हम जो गुड्स परचेज करते हैं, अब उस गुड्स परचेज पर हम जो आईटीसी लेते हैं वो आईटीसी हमारे जीएसटीआर 3B के अंदर हम लेते हैं। वो कहां से मैच करते हैं सर? जीएसटीआर 2B से। कहां से करते हैं? जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2A और 2B दोनों सेम है। जीएसटीआर 2A मंथली होता है, जीएसटीआर 2B आपका फिक्स जो रिटर्न्स होता है कि किसी भी मंथ का कोई भी इनवॉइस अगर किसी भी रिटर्न्स के अंदर उस मंथ के रिटर्न्स में दिखाता है तो वो आपके जीएसटीआर 2B में दिखता है। सिंपल। तो हमको आईटीसी जो लेना होता है वो जीएसटीआर 2B के हिसाब से लेना होता है, ऐसा बोलते हैं कि आपको आपका जो आईटीसी लेना है वो आपके जीएसटीआर 2B के हिसाब से लेना है। जीएसटीआर 2B के अंदर डेटा कहां से आता है? सामने वाला पर्सन उसके जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड करता है, तो हमारे जीएसटीआर 2B के अंदर आता है। अब सर यहां पर कभी कभी गलती से क्या हो जाता है? गलती से ये हो जाता है कि सामने वाला पर्सन किसी और के नाम पर इनवॉइस डाल रहा था, गलती से हमारा जीएसटीआर नंबर डल गया और इनवॉइस अपलोड हो गया। हो सकता है, बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसे होती है अकाउंटेंट से। तो ऐसी वजह से सर वो तो हमारा आईटीसी था नहीं,
लेकिन गलती से जब हम GSTR 3B अपलोड करते हैं, GSTR 3B जब ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 2B से रिफ्लेक्ट होकर आ जाता है। आपको इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आपका आता है। तो वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना होता है, वो आप GST रिटर्न फाइलिंग करते समय आप जरूर करते ही होंगे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कि आपने जो भी GSTR 2B के हिसाब से ITC आपने लिया हुआ है वो आपकी बुक्स के अंदर है कि नहीं है, वो आपकी बुक्स के अंदर वो एंट्री है या नहीं है, वो आपको प्रॉपर मैच करना। यानी कि आपकी बुक्स के हिसाब से ITC, आपकी बुक्स के हिसाब से ITC और आपके GSTR 2B के हिसाब से ITC दोनों प्रॉपर तरीके से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कम ITC आपके पास में है, यानी बुक्स में आपकी ज्यादा ITC है, बुक्स में ज्यादा ITC है, आपने से ज्यादा परचेस किया हुआ है लेकिन आपकी बुक्स में दिख नहीं रहा है, यानी कि GSTR 2B में दिख नहीं रहा है, तो आप जबरदस्ती वो वाली ITC तो ले नहीं सकते, क्योंकि जब तक सामने वाले पर्सन ने उसके GSTR 1 के अंदर डिटेल नहीं दिखाई है तब तक हम यहाँ पर उसकी ITC नहीं ले सकते। चाहे हमारे पास में इनवॉइस क्यों नहीं है, चाहे हमने उसका पेमेंट क्यों नहीं कर दिया, चाहे हमारे पास में गुड्स क्यों नहीं आ गया, लेकिन फिर भी हम उसका ITC नहीं ले सकते जब तक सामने वाला पर्सन उसके GSTR 1 में शो नहीं करता, जब तक वो हमारे GSTR 2B में शो नहीं होता तब तक हम ITC नहीं ले सकते। तो ऐसे केसेस में कभी कभी क्या होता है, हमारी बुक्स के अंदर जो ITC होती है और हमारी GSTR 2B के अंदर जो ITC होती है उसमें मिस बैलेंस होता है, मिस बैलेंस होता है, ये दोनों की ये बैलेंस मैच नहीं करते, क्योंकि हम तो एक्चुअल में रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, हमारे पास में जो बिल है उसके हिसाब से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन ने उसके GSTR 1 के अंदर शो नहीं किया हुआ। लेकिन अल्टीमेटली सर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बुक्स के अंदर आप कुछ भी करें, बुक्स के अंदर एंट्री आप कुछ भी करें, लेकिन GSTR 3B जब आप रिटर्न फाइल करें उस समय जब आपका ITC का अवेल करने का जब ऑप्शन आता है तब आप उतनी ही ITC अवेल करें जितनी ITC आपके GSTR 2B में दिख रही है। आप अपने टैली को देखते हुए आप ITC अवेल ना करें, अदरवाइज सर आपके ऊपर स्क्रूटनी का केस लग सकता है, आपके ऊपर नोटिस आ सकते हैं। एक नोटिस आया था 2019-20 का नोटिस, जिसके अंदर लगभग 12 लाख रुपए का टैक्स पे करने का बताया था। 12 लाख रुपए का टैक्स ITC, एक्सेस ITC उन्होंने ली थी और 100% वो इसके ऊपर पेनल्टी लगा रहे थे, 100% पेनल्टी लगा रहे थे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, GST कि ITC लेते वक्त आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और प्रॉपर तरीके से जब आप इसका बैलेंस शीट फाइनल करते हैं, जब उसका टैक्स ऑडिट करते हैं या फिर जब भी आप उसका ऑडिट करते हैं, तो वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से मैच करना है। दूसरी चीज, अगर आप गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है आपसे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सितंबर मंथ के रिटर्न्स तक आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। अगर सितंबर मंथ तक रिटर्न तक आपने सुधार नहीं किया तो आगे आपके पास में कोई चांसेस नहीं है उसको सुधार करने के, तो यहां तक मौका है आपका। इसीलिए डिपार्टमेंट भी देखता है कि सर जो ऑडिट होता है वो सितंबर मंथ तक होता है। कोई भी पर्सन प्रॉपर तरीके से अगर चेक करता है तो वो सितंबर मंथ जब ऑडिट होता है तो ही चेक करता है, इसके पहले तो चेक करता ही नहीं है। अगर गलती भी हो गई होगी तो सितंबर मंथ तक तो उसको पता चल ही जाएगी, वो सितंबर मंथ के रिटर्न तक वो सुधार देगा। ऐसा गवर्नमेंट भी आपसे एक्सपेक्ट करती है, तो इसके पहले ही आप सुधार लें तो आप ही के लिए बेटर होता है। ठीक है, तो ये काम हमको सर प्रॉपर तरीके से करना होता है कि हमको GST प्रॉपर तरीके से मैच करना होता है, GST के रिकंसिलेशन आपको प्रॉपर तरीके से करना होता है। ये GST का रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, ये करते हैं, ये सब कुछ हमारे क्लासेस के अंदर हम डिटेल में कवर करते हैं, वो हम बाद में उसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वेबिनार के अंदर हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि आप GST के साथ में उसका रिकंसिलेशन कैसे करते हैं, एक्सेल के अंदर आप रिकंसिलेशन करते हुए आप किस तरह से बैलेंस शीट को बैलेंस फाइनल करता है। तो ये काम सर हमारे पास में हो जाता है। हमें सबसे पहले हमने देखा कि ओपनिंग बैलेंसेस हमको मैच करना होता है, वो हमने कर दिया। दूसरा, हमको GST समरी यानी कि GST प्रॉपर तरीके से हमको मैच करना था, वो हमने कर दिया। हमने GSTR 1 के हिसाब से हमने सेल्स को देख लिया और GSTR 1 के हिसाब से हमने GSTR 3B को देख लिया और GSTR 2B के हिसाब से हमने GSTR 3B के अंदर ITC ले ली। ये प्रॉपर तरीके से हमने मैच कर लिया। अब बात आती है सर टैली के अंदर आपको एक और इंट्रीज करनी होती है, वो करनी होती है कि आउटपुट एडजस्ट अगेंस्ट इनपुट। ये क्या है सर, ये करने की जरूरत होती है क्या, नहीं करनी होती है? बिल्कुल सर, 101% ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की आपको जरूरत होती है। ये है क्या चीज सर? अब सर आप जब भी टैली के अंदर GST के जो लेजर्स क्रिएट करते हैं, अगर वो लेजर्स अगर आप क्रिएट करते हैं सिर्फ CGST, SGST या फिर IGST,
ये सिर्फ ये 3 लेजर्स अगर आप क्रिएट करते हैं, सिर्फ CGST, SGST, IGST, परचेज के टाइम पे भी आप यही यूज कर रहे हैं और सेल के टाइम पे भी अगर आप यही यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री करने की नीड नहीं होती है। तब आपको ये एडजस्टमेंट करने की नीड, एंट्री करने की नीड नहीं होती है। लेकिन अगर आप लेजर इस तरह से बना रहे हैं कि सिर्फ इनपुट CGST और इनपुट आउटपुट SGST, अगर आप इस तरह के लेजर्स बना रहे हैं, ये दोनों सेपरेट बना रहे हैं, सेल्स के टाइम पे आप ये लेजर यूज कर रहे हैं और परचेज के समय आप ये लेजर यूज कर रहे हैं, अगर ये दोनों अगर आप लेजर यूज कर रहे हैं, तब आपको एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत पड़ती है एवरी मंथ आपको एडजस्टमेंट एंट्री करने की जरूरत पड़ती है। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। आप जब इसको टैली के अंदर देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हम जो करते हैं सर, एक्चुअली हम जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस का हम जो लेजर्स देखते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का हम जो लेजर्स देखते हैं, वहां पर इनपुट और आउटपुट दोनों बैलेंस को मैच करते हुए सर आपको बैलेंस दिखता है कि आपका आउटपुट लाइबिलिटीज आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर फिगर आपका क्या है। लेकिन आपको हर मंथली, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ की, अप्रैल 2023, अप्रैल 2023, उसमें आपने जितना भी सेल्स किया उसके हिसाब से आपका आउटपुट CGST, आउटपुट SGST के ये अमाउंट आए होंगे। ठीक है, ये अमाउंट फॉर एग्जांपल आए होंगे। हम IGST की अभी की बात नहीं कर रहे हैं, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। फॉर एग्जांपल आपका आया सर 50,000 आपका आउटपुट CGST आया और 50,000 आपका आउटपुट SGST आया। उस मंथ में आपने सर परचेज किया गुड्स, उस मंथ में आपने परचेज किया गुड्स और उसमें आपके पास में आया था सर इनपुट CGST 45,000 रुपीज और इनपुट SGST 45,000 रुपीज। ये आपका नॉर्मली था, ये आपका सेल्स था और ये आपका परचेस था। आपने सर रिटर्न फाइल कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपके बुक्स के अंदर अब आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर अगर आप बुक्स में देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा सर 10,000 रुपीज। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अगर आप देखेंगे तो आपको एक फिगर दिखेगा 10,000 रुपीज, क्योंकि ड्यूटीज एंड टैक्सेस इज द लाइबिलिटी साइड और जहां आपको पेमेंट देना होता है, तो यहां पर आपको पेमेंट देना है। लाख रुपए होता है, ये 10,000 का रुपया आपको पेमेंट गवर्नमेंट को देना है। तो अब आपको मंथ में 30 अप्रैल को एंट्री पास करनी होती है सर, 30 अप्रैल 2023 को एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री पास करनी है? आउटपुट, ये F7 में एंट्री पास होगी सर, आउटपुट CGST @50,000। आप आउटपुट जो भी आपका था उसको आप यहां पर क्लोज कर रहे हैं। आउटपुट SGST @50,000 रुपीज, ये आपने आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को आपने क्लोज कर दिया। अब उसके सामने सेट ऑफ करना है, आपने जब परचेज किया था तब आपने इनपुट को डेबिट किया था, अब हम यहां पर इनपुट को क्रेडिट कर देते हैं। तो इनपुट CGST @45, यानी कि सर ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आएगा सर आपका 45,000 और टू इनपुट SGST 45,000। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है सर आपका 10,000 का बचता है, तो टू GST पेबल का आप एक सेपरेट लेजर्स क्रिएट करते हैं 10,000 रुपीज। ये सर सेपरेट लेजर्स क्रिएट करने की हमें नीड क्यों होती है? क्योंकि ये हम जब मार्च मंथ का GST का जो पेमेंट होता है वो हम अप्रैल मंथ में पेमेंट करते हैं। मार्च मंथ का जो GST का पेमेंट होता है वो अप्रैल मंथ में करते हैं और मार्च और अप्रैल में आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। जब आप 3CD रिपोर्ट फाइल करते हैं तो वहां पर आपको दिखाना होता है कि मार्च मंथ का टैक्स का ऐसा कौन सा पेमेंट था जो आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किया और उसकी क्या डेट थी, कौन सी डेट को आपने पेमेंट किया, ये आपको 3CD रिपोर्ट के अंदर दिखाना होता है। इसके लिए आपको सेपरेट इस तरह से आपको GST या पेबल का एक लेजर्स आपको यहां पर क्रिएट करना होता है एवरी मंथ। तो अब यहां पर सर आप क्या करते हैं, 10,000 रुपीज का GST आप यहां पे करते हैं। अब सर एक और चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, जान ये रखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इनपुट में, आपके परचेज के इनपुट में 47,000 रुपीज है, ठीक है, ये SGST है, ये 47,000 रुपीज है दोनों,
लेकिन आपको जीएसटीआर 2B के अंदर आपको सिर्फ 45,000 रुपीज का ही अमाउंट आ रहा है। तो आप जीएसटीआर 3B के अंदर कितना लेंगे? जीएसटीआर 3B के अंदर ये वाला अमाउंट लेंगे या फिर ये वाला अमाउंट लेंगे? तो जीएसटीआर 3B में तो सर आप ये वाला अमाउंट ही लेंगे। इसके लिए आपको वही अमाउंट एडजस्ट करना है जो आपने जीएसटीआर 3B के अंदर लिया हुआ। बुक्स के अंदर जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट आपको एडजस्ट नहीं करना है। जो भी अमाउंट आपने जीएसटीआर 3B के अंदर लिया हुआ, जीएसटीआर 3B के बैलेंस को, लेजर्स को, रिटर्न को देखते हुए आपको ये ट्रांजैक्शन पास करना है। तो यहां पर आपका जीएसटी पेबल आ जाएगा। फिर आप जब जीएसटी का पेमेंट करोगे, जीएसटी का पेमेंट हम कब करते हैं? जब हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं। तो जीएसटीआर 3B हमने फाइल किया फॉर एग्जांपल 20 मई को। कब किया? फॉर एग्जांपल 20 मई को, क्योंकि हम इंडियन सिटीजन है, हम हर काम लास्ट डेट को ही करते हैं, इसलिए हम 20 मई को हम ये पेमेंट करते हैं। ऑलमोस्ट 90% जीएसटी के रिटर्न्स होंगे या 90% इनकम टैक्स के रिटर्न होंगे, ये सब लास्ट डेट में ही चलते हैं। सब एक ही दिन के अंदर करोड़ों इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं, एक ही दिन के अंदर करोड़ों जीएसटी के भी रिटर्न फाइल होते हैं। ये सब लास्ट में ही करते हैं। अगर आपको ऐसा है कि आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको पहले ही कर लेना चाहिए ये काम, ताकि जिस तारीख को आप पेमेंट कर रहे हो, अगर उस दिन साइड क्रैश हो गई या कुछ भी रीजंस हो सकता है, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो उस दिन आप पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे सर? सिंपल, जीएसटी पेबल, अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है सर? 10,000 रुपीज। टू, जिस बैंक से आप कर रहे हैं वो बैंक आपको क्रेडिट करनी है। ये एंट्रीज आपके पेमेंट वाउचर्स में चली जाएगी। तो ये आपको ये काम करना है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये तो सर हमने कर लिया, जीएसटी को प्रॉपर तरीके से हमने मैच कर लिया। जीएसटी को मैच करने के बाद में जीएसटी के एडजस्टमेंट की एंट्री हमने हमारी बुक्स के अंदर बैलेंस शीट बना फाइनल करते समय हमने कर ली, और उसके जो भी पेबल खड़े होते थे उसके पेमेंट हम जीएसटी के अंदर जो भी जीएसटीआर 3B के फाइल करते थे उससे में हम करते थे। लास्ट मंथ में मार्च में आपको ये एंट्रीज पास करनी होती है, मार्च मंथ में। तो मार्च मंथ में भी आप जो भी जीएसटी पेबल आएगा आपका, वो जीएसटी का पेबल आप अप्रैल मंथ में करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई भी प्रोविजंस बनाने की जरूरत नहीं है। जीएसटी पेबल इज वन ऑफ द प्रोविजन। जो पेबल आपने खड़ा किया, इसका मतलब ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस या फिर करंट लाइबिलिटीज के अंदर ही आप इसको डालते हैं, तो ये भी अल्टीमेटली इज वन टाइप ऑफ प्रोविजन है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो ये काम आपको जीएसटी के रिलेटेड, आपको इतना काम आपके बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय आपको यहां पर करना है। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, यहां पर 5 या 6 जो भी हमारा पॉइंट होता है, ये होता है कि जब भी आप यहां पर आप क्या कर रहे हैं सर? ओपनिंग आपका स्टॉक आपका मैच हो जाता है। इसके बाद आप परचेज आपने आपके जीएसटीआर 2B से या जीएसटीआर 2B से आपने यहां पर मैच कर लिए हैं। सेल्स आपका यहां पर प्रॉपर तरीके से आपका मैच हो चुका है, जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 2B से आपका सेल्स मैच हो चुका है। अब आपको यहां पे करना है सर क्लोजिंग स्टॉक मैच करना है। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग बिजनेस के, क्लोजिंग स्टॉक हम बात कर रहे हैं अगर ट्रेडिंग बिजनेस की, तो ट्रेडिंग बिजनेस में तो सर इस क्लोजिंग स्टॉक का इतना कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जो गुड्स हमने परचेज किया हुआ है वो गुड्स अगर हम सेल्स नहीं करते तो वो हमारा बच जाता है। तो एज इट इज गुड्स हमारे पास में बच जाता है, इसलिए हमें यहाँ पर भी कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है? रॉ मटेरियल को हमको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना होता है। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक जितना बढ़ेगा उतना आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज यहां पर यह आती है कि अगर आपके पास में इतने एक्सपेंसेस है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर आपके पास में ज्यादा एक्सपेंस है, आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आपकी सैलरी के एक्सपेंसेस ज्यादा है, ये सब कुछ ज्यादा है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट को बढ़ाने के पीछे रीजन ये होता है कि आपको जो प्रीवियस ईयर के जो भी आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था, सेल्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो था वो था फॉर एग्जांपल 12%, तो इस साल भी ऑलमोस्ट आपको 11 to 12 13% के हिसाब से आपको मैच लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर तो आपने सर 12% ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया था, इस बार आप 8% ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएंगे। डिपार्टमेंट सर प्रॉपर तरीके से आपके अकाउंट्स ऑडिट करता है, चेक करता है, वो आपके ऊपर स्क्रूटनी के केसेस लगा सकता है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्रीवियस ईयर तो आपने सेम डेटा दिया था, उस समय आपका ग्रॉस प्रॉफिट सर 12% था, इस बार आपका 8% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ये भी आपको साथ में लेके चलना पड़ता है, ये सब चीजें आपको ध्यान में लगानी होती है जब भी आप बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। तो अब यहाँ पर सर बात आती है क्लोजिंग स्टॉक। जब भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर प्रॉफिट को रिड्यूस और अप करना आपके लिए इजी हो जाता है,
क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक को आप बढ़ा वो घटा भी सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है कि प्रॉफिट को घटा बढ़ा सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो सर प्रॉफिट घट जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सर स्टॉक बढ़ रहा है और उस स्टॉक पर जब आप उसको सेल करोगे तो आपको जीएसटी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इस चीज का आपका ध्यान रखना है। नॉर्मली सर अकाउंट बिजनेसमैन क्या करते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। नॉर्मली बिजनेसमैन क्या करते हैं सर, जीएसटी पे ना करना पड़े, जीएसटी पे ना करना पड़े इसलिए जितना सेल्स करते हैं ना उतना भी परचेज के बिल ले लेते हैं, जितना सेल्स करते हैं उतना परचेज के बिल ले लेते हैं और प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखते हैं उसमें। इसलिए क्या होता है सर, उनका स्टॉक जो होता है ना वो बढ़ता जाता है, स्टॉक बढ़ता जाता है तो आपका यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर के ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से लेना होता है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिंग बिजनेस में सर इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल्स यहां पर नहीं होता, क्योंकि एज इट इज जितने भी गुड्स आपके पास में बच गए उतना क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो यहां पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट स्टेबल रहता है। क्लियर हो गया? तो आपको यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करता है। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर आपके कुछ है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप यहां पर लिख लीजिएगा, तो यहां पर आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको मैच करना है। दूसरी चीज ये थी कि सर इसको हर डेटा को आपको प्रीवियस ईयर के डेटा से रिकंसाइल करते हुए आपको काम करना, कि प्रीवियस ईयर में हमने क्या किया था, इस ईयर में हमने क्या किया हुआ है, वो आपको मैच करना है। प्रीवियस ईयर के डेटा को आपको ध्यान में रखते हुए सर जो भी काम करना है वो करना है। तो यहाँ पर सर आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो आपको निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो प्रीवियस रेशो के हिसाब से मैच होना चाहिए। ये सर आपका यहाँ पर आ जाता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपके पीएनएल के अंदर आपका आ जाता है यहाँ पे। अदर इनकम अगर आपकी कोई है, ध्यान से समझना इसको, अदर इनकम अगर आपकी कोई है, अगर आपने इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हो, आप इंडिविजुअल बिजनेस यानी कि प्रोपराइटरशिप वन की बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हो, और ऐसे केसेस में नॉर्मली अकाउंटेंट क्या करते हैं सर, जितना सेविंग अकाउंट्स होता है ना वो भी बैंक आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं सर, उसको भी मैनेज करने के लिए बोलते हैं। सेविंग अकाउंट्स, प्रोपराइटरशिप का जो सेविंग बैंक अकाउंट्स होता है वो भी मैनेज करने के लिए बोलते हैं। तो बहुत सारे अकाउंटेंट सेविंग अकाउंट्स को जब मैनेज करते हैं उसमें अगर इंटरेस्ट आता है, अगर उसमें कोई अदर इनकम्स आती है, वो सभी इनकम्स वो इनडायरेक्ट इनकम में ले लेते हैं, और उनको सिर्फ इतना ध्यान रहता है कि इसके अलावा जितनी भी इनकम है, सेल्स के अलावा जितनी भी इनकम है वो सभी इनकम आपकी अदर इनकम में मानी जाती है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखा जाए तो ये अदर इनकम बिजनेस पीजीबीपी की इनकम नहीं है, ये पीजीबीपी की इनकम नहीं। अगर आपको अदर इनकम में अंदर ऐसी कुछ पर्सनल इनकम दिख रही है, अगर आपको इसमें कुछ पर्सनल इनकम दिख रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्सनल इनकम आपको कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देनी है। क्या कर देनी है सर? कैपिटल के अंदर। कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करने का मतलब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उसका लेजर्स जो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स आपको यहां पर लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स ये जो है ये एक्चुअल बिजनेस इनकम है या फिर उस पर्सन की पर्सनल इनकम है? सर पर्सनल इनकम है ये तो पर्सनल इनकम उसके कैपिटल में क्रेडिट होगी, पीएनएल में क्रेडिट कहां से होगी? लेकिन अकाउंटेंट लोग ऐसा कर लेते हैं क्योंकि उनको इतना ज्यादा आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। लेकिन ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये एक्सपेंस, ये इनकम जो है ये हमारी पर्सनल इनकम है। तो आपको क्या करना है, इस लेजर्स को आपको एडिट करना है, एडिट करके उसका जो हेड है वो आपको कैपिटल सेलेक्ट कर देना, बस इतना आपको काम करना, और ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री करने की आपको यहाँ पर बिल्कुल जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसका लेजर का हेड चेंज कर ले, ऑटोमेटिकली वो आपके कैपिटल के लेजर्स अकाउंट्स ग्रुप में वहां पे ये चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि सर अदर इनकम आपकी बिजनेस की इनकम होगी तो ही आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सर इधर एक्सपेंसेस साइड्स में आते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंसेस साइड्स में आते हैं। अब एक्सपेंसेस आपके किस किस टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रीवियस में आपने आप पीएनएल को उठा के देख लीजिएगा, जो आपकी बैलेंस शीट ऑडिट फाइनल हुई है उसके पीएनएल को आप उठा के देख लीजिए, जितना सेल्स था उस सेल्स के हिसाब से आपने कितने एक्सपेंसेस किए हुए हैं उसके हिसाब से आपको मैच करके चलना है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब आपको एक्सपेंसेस के एवरी लेजर्स को आपको स्क्रूटनी करती है, एवरी लेजर्स को आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना कि एक्सपेंसेस आपने किए कि नहीं किए। अब सर कुछ कुछ एक्सपेंसेस होते हैं ना जो 12 मंथ में प्रत्येक एंट्री उसकी होनी ही चाहिए, 12 एंट्रीज आपकी फिक्स होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी सर 12 एंट्रीज प्रॉपर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट की 12 एंट्रीज होनी चाहिए। अगर आपको इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट की सर 12 एंट्रीज आपकी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं तो सर आपकी 12 एंट्रीज आपके यहाँ पर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सर? ये तो मालूम है ना कि रेंट तो 12 महीनों का जाता है, जरूरी नहीं है कि 12 महीने 12 एंट्री हो, जरूरी है एक मंथ में एक साथ अपन 2 मंथ का भी रेंट पे कर सकते हैं।
एक एंट्री में 2 मंथ का भी रेंट पे कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि 12 मंथ का रेंट का अमाउंट आपके उस फिगर में होना चाहिए। तो जब भी आप ये चेक करें, कुछ ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स एक्सपेंसेस एवरी मंथ के होते हैं, तो यहां पर आपको करना है। अब यहां पर बात आती है सब प्रोविजंस की। अब आपको यहां पर प्रोविजंस बनाने की नीड होती है। अब ये प्रोविजंस बनाने की नीड क्यों होती है, इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रोविजंस क्यों बनाते हैं, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए कि जब अगर आप बैलेंस शीट फाइनल करें तो वहां पर आप अच्छी तरीके से प्रोविजंस बना सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल रेंट की। फॉर एग्जांपल रेंट की, रेंट अगर हम बात कर रहे हैं सर अप्रैल मंथ का रेंट हम मई में पे करते हैं, मई का जून, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और मार्च का रेंट पे करते हैं हम अप्रैल में। मार्च का कब पे करते हैं सर? अप्रैल में। अब यहां पर जब आपका जब फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है, यहां पे ये मार्च था सर, मार्च का रेंट अगर हम अप्रैल में पे करते हैं तो यहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाता है सर? चेंज हो जाता है। अगर सेम एंट्री यहां पर हम एंट्री पास करते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फॉर एग्जांपल 45,000 रेंट है आपका, तो यहां पर आपने एंट्री पास की 45,000 रुपीज की। अब यही रेंट अगर आपने यहां पर भी पास किया सर, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000 रुपीज, तो ये एंट्री फिर इस वाले पीएनएल के अंदर चली जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, अप्रैल फरवरी मंथ का इलेक्ट्रिसिटी आप मार्च में पे करते हैं, इट्स ओके, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर दोनों में सेम है। लेकिन अगर हम यहां पर रेंट, मार्च का रेंट अगर हम अप्रैल में पे करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हो जाता है। अगर यहां पर हम एंट्री पास करेंगे तो ये एंट्री आपके 24-25 फाइनेंशियल ईयर की मानी जाएगी, क्योंकि पीएनएल हमारा जो होता है वो एक्यूरल बेसिस पर रिकॉर्ड होता है, ईयरली वाइज होता है, और बैलेंस शीट जो होती है वो एक दिन की होती है। पीएनएल जो होता है वो पूरे साल का होता है, लेकिन बैलेंस शीट जो होती है वो एक दिन की होती है। जिस दिन आपने बैलेंस शीट देखी उसी दिन की बैलेंस शीट है, अगले दिन वो बैलेंस शीट चेंज हो जाएगी, लेकिन पीएनएल पूरे साल का होता है। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? आई होप कि आपने ये पहले कभी पढ़ा होगा, ये चीजें जो चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इन चीजों के बारे में आपको प्रॉपर हर चीज का नॉलेज होगा यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है सर? प्रोविजंस बनाना है। प्रोविजंस ये बनाना है कि मार्च मंथ का जो पेमेंट हम अप्रैल में करते हैं, अब हम बैलेंस शीट कब फाइनल कर रहे हैं सर? हम बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं जून में। सर हमको पता तो चल गया है ना कि हमने मार्च मंथ का कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया होगा जो अप्रैल में पे किया होगा? पता तो चल गया ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता है हमको, सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं जून सितंबर मंथ तक फाइनल करते हैं। अगर अप्रैल में पे नहीं किया होगा तो मई मंथ में पे किया होगा, मई में नहीं किया तो जून में पे किया होगा, कुछ तो पे किया ही होगा, नहीं किया होगा ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर आपको पता चल जाता है। तो जो चल जाता है, जब भी आप बैलेंस शीट फाइनल करते हैं उस दिन आप 31 मार्च को एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन ऐसा रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल रेंट की, तो रेंट अकाउंट डेबिट 45,000 टू रेंट पेबल, ये जिसको इसको बोलते हैं प्रोविजन। सिंपल प्रोविजन और कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि आप जिस ईयर का जो एक्सपेंसेस है उसको इसी ईयर में रिकॉर्ड कर दो, उसको बोलते हैं प्रोविजंस, यानी कि एक्यूरल बेसिस। और जो हमारा अकाउंट्स होता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्यूरल बेसिस पर हम अपना अकाउंट्स लिखते हैं। एक्सपेंसेस पेमेंट हमने चाहे किया या नहीं किया, लेकिन एक्सपेंसेस हो चुका है, हमको उस ईयर में अपने एक्सपेंसेस को बुक कर देना, चाहे पेमेंट हम इसका नेक्स्ट ईयर में करेंगे। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? हम एक्सपेंसेस को बुक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर? एक्सपेंसेस को बुक कर रहे हैं। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, आपको इस टाइप का ये ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं ना जो कि आप नेक्स्ट ईयर में करते हो, इस ईयर के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप नेक्स्ट ईयर में करते हो, तो ऐसे पर्संस के आपको क्या करना है, ऐसे ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है? प्रोविजंस बना के रखना होता है। तो नॉर्मली प्रोविजंस इन सभी केसेस के बनते हैं। ये जो सैलरी का प्रोविजंस नॉर्मली बनता है, क्योंकि हम मार्च मंथ की सैलरी अप्रैल में पे करते हैं, मार्च मंथ का रेंट हम अप्रैल में पे करते हैं, मार्च मंथ का जो भी इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट का नहीं बनता, ये बनता है फॉर एग्जांपल आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका आप अप्रैल में पे करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस का आपको यहाँ पर प्रोविजंस बनाने की नीड होती है, जो एवरी मंथ होते हैं। या फिर कुछ कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो होते नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को बुक करके पेबल में खड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास में पेमेंट आएगा कैश में, तब हम उसको पेमेंट खत्म करके उसको करेंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉफिट को कम ज्यादा करने के बहुत सारे ऐसे
ऑप्शंस हमारे पास में बहुत होते हैं, प्रॉफिट को रिड्यूस करना, प्रॉफिट को अप करना, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिससे प्रॉफिट को रिड्यूस अप किया जा सकता है, जिससे हमारा प्रॉफिट कम आता है तो हमको टैक्स कम पे करना पड़ता है। अगर हमको लोन लेना है तो हमको प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ा के दिखाना पड़ता है, चाहे हमको थोड़ा टैक्स ज्यादा भरना पड़े, वो सब चीजें होती है। तो जब भी बैलेंस शीट फाइनल होती है तो इन चीजों के ऊपर भी नोटिस किया जाता है। तो अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या ध्यान रखना था सर? आपको ये ध्यान रखना था रेंट पेबल टू, ये रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल, इसी तरह से सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल या फिर प्रोविजंस फॉर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ चीजें आपको करनी होती है। और जब आप अप्रैल मंथ में उसका पेमेंट करेंगे तो एक सिंपल एंट्री पास करेंगे आप, रेंट पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। आपके जो भी डाउट है वो डाउट सर मैं लास्ट सेशन में लूंगा, अभी मैं बिल्कुल बीच में कोई भी डाउट नहीं लूंगा आपके, लास्ट में आपके सभी डाउट्स मैं वहां पर लूंगा। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स है वो डाउट्स हम लास्ट सेशन में लेंगे, ठीक है। चलो, तो रेंट पेबल यानी कि अब आप प्रोविजंस बनाना सीख गए कि बैलेंस शीट फाइनल करते समय हमको प्रोविजंस बनाता है, वो प्रोविजंस कैसे बनाना होता है, यहां तक आप इस सब कुछ इजी तरीके से सीख गए। अब बात करते हैं पीएनएल का, आपने प्रॉपर तरीके से देख लिया, जो भी प्रोविजंस बनाना था वो आपने प्रोविजंस बना ले लिए। जो एक्सपेंसेस आपके पर्सनल नेचर्स के थे, फॉर एग्जांपल आपके बच्चों की ट्यूशन फीस पे करी थी, वो भी उन्होंने बच्चों की ट्यूशन फीस सर डाल दी थी आपके पीएनएल के अंदर, तो वो आपको ट्रांसफर कर देनी है कैपिटल के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस, उस प्रोप्राइटरशिप का पर्सनल एक्सपेंसेस आपके पीएनएल में डेबिट नहीं होना चाहिए, वो एज एक्सपेंसेस आपका अलाउ नहीं होता है। ये सेक्शन 36 के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट है 36, उसके अंदर ये बताते हैं कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। अब बात आती है सर टीडीएस की। टीडीएस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, टीडीएस आप डिडक्ट करते हो, आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा है तो आप पर टीडीएस डिडक्ट करना आपके लिए एप्लीकेबल होता है, और सामने वाला पर्सन उस सेक्शन के अंदर फॉलो करता है तो आपको उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि अगर आपको किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना था, किसी पर्सन का टीडीएस आपको डिडक्ट करना था, लेकिन आपने वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया, वो टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया, आपको करना था, आपके ऊपर लाइबिलिटी थी लेकिन आपने नहीं किया, तो आपका 30% एक्सपेंसेस आपका डिस अलाउ हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत बड़ा सेक्शन है ये। अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करने का आपके ऊपर एप्लीकेबल था लेकिन अगर आपने नहीं किया तो ये आपका 30% एक्सपेंसेस आपका डिस अलाउ हो जाएगा। 30% एक्सपेंसेस डिस अलाउ का मतलब क्या सर? पीएनएल तो आपका एज इट इज रहेगा, पीएनएल में तो आपका कोई भी करेक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंटरेस्ट की, आपने आपने कोई लोन लिया हुआ है फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस से आपने लोन लिया हुआ है, बजाज फाइनेंस से लोन लेते हैं, बजाज फाइनेंस बैंक नहीं है, बजाज फाइनेंस एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर उनसे लोन लेते हैं और उसको जो इंटरेस्ट पे करते हो आप एज ए इंस्टॉलमेंट पे, तो आपको उसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, 10% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। लेकिन अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया और आपने इंटरेस्ट दिखाया सर 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट आपने पीएनएल में डेबिट किया, 3 लाख रुपए का एक्सपेंसेस आपने क्या कर दिया, आपके पीएनएल के अंदर डेबिट कर दिया, और आपका प्रॉफिट आ गया फॉर एग्जांपल 7,50,000 रुपीज, फॉर 7,90,000 रुपीज आपका प्रॉफिट आ गया। आप खुश हो गए, हाँ सर अब मेरा प्रॉफिट 7,90,000 रुपीज है, जो भी टैक्स भरने का आएगा हम भर देंगे, इट्स ओके, दैट्स इट। अब सर बात यहां पर आती है, जब इनकम टैक्स का कंपटीशन बनता है, जब इनकम टैक्स का कंपटीशन बनता है उस समय देखा जाता है कि आपको जो पेमेंट करना था, टीडीएस डिडक्ट करना था, आपने नहीं किया, ये 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड, यानी कि 90,000 रुपीज एड बैक आपका यहां पर ये हो जाएगा सर, 90,000 रुपीज आपका एड बैक हो जाएगा, यानी कि 8,80,000 रुपीज आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी और उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है कि किसी भी पर्सन का अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, आपने नहीं किया, कर लेना चाहिए। वो कब तक पेमेंट करना है सर? उसका कब तक पेमेंट करना? पेमेंट सर आपको यहां पे करना है, अगर डिडक्ट नहीं किया और आपको पता चल गया है कि हाँ मुझे डिडक्ट करना है, तो 30 सितंबर जब भी आपका टैक्स ऑडिट फाइल होता है उसके पहले पहले अगर आप उसका रिटर्न और पेमेंट कर देते हो तो ये एक्सपेंसेस आपका अलाउ हो जाता है, ये एक्सपेंसेस क्या हो जाता है सर? आपका अलाउ हो जाता है। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलो, दूसरा एक और चीज हम यहां पर लेते हैं पीएफ के रिगार्डिंग। सर आप पीएफ ईएसआईसी किसी पर्सन का डिडक्ट करते हो,
आप पीएफ का आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप किसी भी पर्सन का सैलरी पे कर रहे हो, उस पर आप पीएफ डिडक्ट कर रहे हो। उस पीएफ में क्या होता है, आप एक एम्प्लॉय के अकाउंट से आप पीएफ डिडक्ट करते हो और उस पर्सन से एक एम्प्लॉयर अपनी तरफ से ऐड करता है। बात समझ में आ रही है यहां तक? पीएफ इतना तो आपको मालूम है, पीएफ में क्या होता है कि सर पीएफ में फॉर एग्जांपल 12% इंप्लॉय अपनी सैलरी में से डिडक्ट करवा देता है और 12% इंप्लॉयर अपने में से ऐड करता है। अब ये जो इंप्लॉयर 12% जो ऐड करता है ना, ये उसके पीएनएल के अंदर एक्सपेंसेस डिडक्ट करके वो पीएनएल को रिड्यूस करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा खर्चा है जिससे मैं अपने पीएनएल में डेबिट कर दूं, जिससे मेरा प्रॉफिट कम आएगा, मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर आपने पीएफ ये वाला जो पेमेंट है, ये वाला जो पेमेंट है, ये तो वाला पेमेंट अगर आपने लेट भी कर दिया तो भी चल सकता है, एक्सपेंसेस आपका अलाउ हो जाता है। लेकिन अगर इसकी पेमेंट की डेट है नेक्स्ट 15 को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं अप्रैल मंथ में आपने पेमेंट किया, अप्रैल मंथ में आपने पीएफ का डिडक्शन था, उसका पेमेंट आपको 15 मई 2024 को फॉर एग्जांपल करना था, 15 मई 2024 को फॉर एग्जांपल करना था और आपने नहीं किया, तो ये जो एक्सपेंसेस या ये एक्सपेंसेस परमानेंटली डिसअलाउ हो जाता है सर, परमानेंटली डिसअलाउ हो जाता है। ये कभी एक्सपेंसेस वापस फिर से अलाउ नहीं होगा, परमानेंटली एक्सपेंसेस डिसअलाउ, और आप ये एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा, ये आपके प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस आप वापस ऐड बैक करोगे जब आप इनकम टैक्स का कंपटीशन बनाओगे उस समय, और आपको आप पर क्या करना पड़ेगा सर, टैक्स ज्यादा भरना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉय का डिडक्ट कर रहे हो और सॉरी एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉय का अगर आप डिडक्ट कर रहे हो वो नहीं जमा कराते हो तो एम्प्लॉयर का तो चल जाता है सर, आपका था, तो ये वाला जो पोर्शन है ये अगर आप डिपॉजिट नेक्स्ट डेट तक नहीं कराते हो तो ये वाला तो आप करा देगा तो बाद में भी चल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय का टीडीएस पीएफ अगर आपने डिडक्ट किया है तो उसकी जो भी ड्यू डेट है पीएफ एक्ट के हिसाब से जो ड्यू डेट है उसके पहले आपको वो पेमेंट करना होता है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो ये कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखनी है, आपको पीएफ का पेमेंट आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको जब टीडीएस अगर आप किसी का डिडक्ट करते हो तो उसको आपको ड्यू डेट तक आपको टीडीएस का पेमेंट कर देना है। टीडीएस का पेमेंट नहीं किया तो आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल आपको कंपल्सरी रिटर्न जो भी उसकी ड्यू डेट है वहां तक आपको फाइल कर देना है। अगर कुछ में कुछ मिस्टेक हो गई है तो टैक्स ऑडिट से पहले आप उस रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं। लेट फीस अगर आपकी आ रही है तो वो पेमेंट करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर दें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, यानी कि टैक्स ऑडिट करने से पहले। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप बैलेंस शीट्स देखेंगे, बैलेंस शीट्स के इस साइड सर आपको लाइबिलिटीज दिखती है, इस साइड आपको एसेट दिखती है। इस साइड आपको दिखता है सर लाइबिलिटीज, इस साइड में दिखती है एसेट्स। लाइबिलिटीज में यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखता है सर कैपिटल। कैपिटल में आपने जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस किए हुए हैं वो डेबिट होते हैं, अगर इनकम अगर आपने ऐड की है तो वो आपकी क्रेडिट होती है, ये सब कुछ होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखता है लोन्स एंड लाइबिलिटी। यहाँ पर एक और ऑप्शंस दिखता है आपको, एक और जो लाइन दिखती है वो बोलता है लोन्स एंड लाइबिलिटी। लोन्स एंड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि आपने अगर किसी पर्सन से लोन लिया हुआ है, आपने किसी पर्सन से लोन लिया हुआ है, वो आपको लोन्स एंड लाइबिलिटीज पार्ट्स में दिख जाता है। कहाँ दिख जाता है? लोन्स एंड लाइबिलिटीज पार्ट में आपको यहाँ पे दिख जाता है। अब अगर आपके लोन्स एंड लाइबिलिटीज पार्ट में आपको दिख रहा है कि मेरा एचडीएफसी से लोन है, एचडीएफसी से मेरा लोन है, दिख रहा है कि सर 40 लाख का लोन है, मुझे पता चल रहा है कि लोन है। अब सर इस लोन की इंस्टॉलमेंट आपके किसी अकाउंट से जाती होगी, ये पक्का है, फिक्स है। और आपका जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट क्या करता है सर, बैंक स्टेटमेंट को देखकर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। बैंक स्टेटमेंट को देखकर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है और उस समय एंट्री पास कर लेता है वो कि एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पूरे साल सर ये एंट्री पास करता है। फॉर एग्जांपल 25,000 की इंस्टॉलमेंट जाती है, एवरी मंथ 25,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट के आधार पर सर ये पेमेंट कर लेता है। अगर 25,000 रुपीज के हिसाब से अगर हम माने यहाँ पे तो कितना होता है सर, यहाँ पे नॉर्मली 3 लाख रुपीज होता है, तो 3 लाख रुपीज सर आपकी इस लोन में से वो माइनस कर लेता है और बैलेंस बचता है सर 37 लाख रुपीज। अगर उसके हिसाब से देखें तो जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके हिसाब से देखें तो 37,000 रुपीज 37 लाख रुपीज का बैलेंस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में बैलेंस यही है क्या? नहीं सर ये नहीं है।
एक्चुअल में बैलेंस नहीं है। अगर आप इसका लोन स्टेटमेंट के साथ में मैच करेंगे तो बैलेंस में डिफरेंस आएगा। वो बैलेंस में डिफरेंस कैसे आता है? आपको इससे क्या होगा सर, लोन स्टेटमेंट आपके क्लाइंट से आपको मंगवाना पड़ेगा। जो जितने भी लोन है आपके, जितने भी लोन हैं आपको, अगर लोन से लाइबिलिटीज के अंदर जितने भी लोन अगर आपको दिख रहे हैं, चाहे वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हुए हैं या फिर किसी बैंक से लिए हुए, किसी से भी लिए हुए हैं, लोन है अगर आपके, तो आपको लोन स्टेटमेंट मंगवाना है। और लोन स्टेटमेंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों सेपरेट होते हैं सर। प्रिंसिपल जाता है आपके लोन से लाइबिलिटीज के अंदर, जो लोन है उसमें से डिडक्ट होता है, और इंटरेस्ट जाता है सर आपके पीएनएल के अंदर डेबिट होता है। ये आपके पीएनएल के अंदर डेबिट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है सर, एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री होती है? एडजस्टमेंट एंट्री होती है सर इंटरेस्ट ऑन लोन, जितना आपका इंटरेस्ट है उतना अमाउंट आता है सर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक लोन अकाउंट, वापस उसको क्रेडिट करना पड़ता है सर, क्योंकि उसको हमने ज्यादा डेबिट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज इंटरेस्ट था, तो 2,40,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि 2,40,000 रुपीज सर पीएनएल में डेबिट होगा, और 60,000 रुपीज आपके लोन में से माइनस होगा। तो यहां पर अगर आप लोन स्टेटमेंट का फिगर देखेंगे, यहां पर अगर आप लोन स्टेटमेंट के अंदर लोन का फिगर देखेंगे, तो यहाँ 3 लाख की जगह अमाउंट रिड्यूस होकर 60,000 हो जाएगा, और ये अमाउंट हो जाएगा सर 39,40,000 रुपीज लोन का अमाउंट। बाकी 2,40,000 रुपीज आपको कहां पे ट्रांसफर करने हैं? पीएनएल के अंदर। एक और चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है, एक और चीज यहां पर ध्यान रखनी है, अगर आपने एंट्री पास की होम लोन की, इसमें होम लोन भी इंक्लूड है, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनती है ना वो पर्सन की बनती है, ना कि बिजनेस की बनती है। पीएनएल जो बनता है वो बिजनेस का बनता है, लेकिन बैलेंस शीट जो बनती है उस पर्सन की बनती है। उस पर्सन का होम लोन भी होता है। तो होम लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, ये कैपिटल में डेबिट होगा। इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। कहां पे डेबिट होगा? कैपिटल में डेबिट होगा। अगर होम लोन लिया आपने इस फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपने होम लोन लिया हुआ है और होम लोन का प्रोसेसिंग चार्ज अगर आपको लगा हुआ है, होम लोन के रिलेटेड अगर आपके कुछ प्रोसेसिंग चार्ज या किसी कुछ भी चार्ज लगे हुए हैं, तो ये चार्ज भी आपको आपके कैपिटल में डेबिट करना है, ना कि आपको पीएनएल में डेबिट करना है। क्योंकि होम लोन बिजनेस का लोन, बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है ना सर। होम लोन लिया हुआ तो आपने घर खरीदने के लिए लिया हुआ, पर्सनल घर खरीद करने लिया हुआ है, तो उसके रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हो, चाहे वो प्रोसेसिंग चार्जेस हो, चाहे कुछ भी चार्जेस हो, वो सभी जाएंगे सर आपके किसमें? कैपिटल में। क्लियर है? यहां तक आपको इजीली समझ में आता है। तो अब आपको क्या करना है सर, आपके बैलेंस शीट्स के क्रेडिट साइड्स में जाना। बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड्स में आपको देखना है कि आपके लोन से लाइबिलिटीज दिख रही है, लोन से लाइबिलिटीज में आपके लोन्स दिख रहे हैं, लोन्स के प्रॉपर तरीके से आपकी 12 एंट्रीज की हुई है या नहीं की हुई है, उसका लोन स्टेटमेंट के हिसाब से आप मैच कर रहे हैं, उसका बैलेंसिंग फिगर आपके बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जितना फिगर नहीं कर रहा उतना फिगर आप पीएनएल के अंदर डेबिट कर दें इंटरेस्ट के रूप में। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर आपने यहीं पे इसी में देखना है कि बजाज से आपने लोन लिया हुआ है, किसी और से लिया हुआ, आईएफएल से लोन लिया हुआ है, इन पे इंटरेस्ट अगर दिया है तो इस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, इंटरेस्ट पे 10%। अब देखना है कि सर आपने इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट किया है या नहीं किया है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो दूसरा, अब आपको एक और चीज मैच करनी है, ये करनी है कि सर अगर आपके बैलेंस शीट के अंदर लोन्स एंड एडवांसेस दिख रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस आपको आपके डेबिट साइड में दिखता है, एसेट्स के नीचे, फिक्स एसेट के नीचे आपको लोन्स एंड एडवांसेस दिखते हैं, कि अगर आपने किसी पर्सन को लोन दिया हुआ है, किसी पर्सन को अगर आपने लोन दिया हुआ है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट की इनकम दिखानी है कि नहीं दिखानी है, ये भी आपको अपने क्लाइंट से आपको पूछ लेना है कि सर इसका इंटरेस्ट आएगा क्या? क्या हमने किसी को लोन दिया हुआ है तो इसका इंटरेस्ट आ रहा है क्या? क्या ऐसा ही दे दिया है? तो वो भी आपको क्या करना है सर, पूछना है। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरा, अब यहां पर एक और चीज आती है कि 26 AS के हिसाब से आपको टीडीएस मैच कर लेना है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का ज्यादा बिजनेस है, आपकी जो इनकम है वो कॉन्ट्रैक्टर के इनकम है, तो सामने वाला पर्सन से 94C के अंदर 1%, अगर आप इंडिविजुअल है तो 3% टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या है, 26 AS के हिसाब से टीडीएस मैच करते हुए इनकम को आपको मैच कर लेना। जितनी इनकम आपके 26 AS के अंदर शो हो रही है, उतनी इनकम आप अपने बुक्स के अंदर भी मैच कर लें।
क्योंकि जितनी इनकम आपके 26AS में है वो इनकम आपको आपके इनकम रिटर्न्स के अंदर आपको दिखानी ही पड़ेगी। ये चीजें आपको ये ध्यान रखनी है। चाहे आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें उस समय भी आपको दिखानी है, जब आप इसका ट्रेडिंग P&L बनाए तब भी आपको वहां पे दिखानी है। तो 26AS को भी आप प्रॉपर तरीके से एक बार चेक कर लें, जब भी आप इसका टैक्स ऑडिट करें या जब भी आप बैलेंस शीट फाइनल करें बैलेंस बिजनेस की, तब आप ये वाला काम या फिर AS रिपोर्ट भी आप प्रॉपर तरीके से उसका चेक कर लें कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन तो नहीं किए हैं जो आपने आपके बुक्स के अंदर शो नहीं किए हैं लेकिन आपके AIS रिपोर्ट के अंदर शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि जो ओनर होता है वो ओनर हर कोई अकाउंटेंट को नहीं बताता। अब वो पूछता है अकाउंटेंट को बताने की क्या जरूरत है, मैंने तो 1 करोड़ का बंगला लिया है, उसको बताने की क्या जरूरत है। लेकिन आपको तो बताना पड़ता है सर, आप अकाउंटेंट हैं, छोटी छोटी चीज भी पूछने का आपके पास में राइट्स है। अगर उन्होंने 500 रुपए का 5000 रुपए का अगर डीजल भी डलवाया मर्सिडीज में तो उनसे बिल लेने का आपके पास में पूरा हकदार है। लाओ सर 5000 का डीजल का बिल लाओ। क्यों? क्योंकि जब ऑडिटर आएगा आपको पूछेगा तो हमको, सेठ को थोड़ी पूछेगा, तो पूछेगा हमको, इसलिए हमको इन चीज का सब कुछ जानने का हमको अधिकार होता है एक एम्प्लॉयर के बारे में। एम्प्लॉयर क्या क्या करता है, कैसे एक्सपेंसेस करता है, क्या बैंक में ट्रांजैक्शन करता है, वो सब कुछ जानने का अधिकार है। कोई ट्रांजैक्शन ऐसा किया जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको आपके एम्प्लॉयर को पूछने का आपको अधिकार है। अगर एम्प्लॉयर बताया मैं नहीं बताऊंगा तो आप सस्पेंस में डाल के रख दो। लेकिन अब आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपके बुक्स के अंदर कोई सस्पेंस खड़ा हुआ है, कोई ABC करके लिखता है, कोई सस्पेंस लिख के रखता है। सस्पेंस का मतलब होता है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपकी बैंक से हुआ है या ऐसे इनकम जो आपकी बैंक में आई है लेकिन आपको नहीं पता, तो आपने सस्पेंस में डाल के रखी थी। लेकिन जब आपकी बैलेंस शीट फाइनल होती है आपको आपके एम्प्लॉयर के साथ में बैठकर या फिर जो भी आपका पर्सन है उसके साथ में बैठकर आपको ये सस्पेंस क्लियर करना है। बिना सस्पेंस क्लियर किए हुए सर आप आगे मूव नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने सस्पेंस को रिकॉर्ड किया हुआ है, सस्पेंस आपने क्रिएट किए हुए हैं, तो आपको ये आपका काम करना है। क्लियर हो गया? आप चलो अब बात करते हैं सर सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बैलेंस सामने वाली पार्टी से आपको इनवॉइस लाने हैं, लेजर्स लाने हैं। जिस पार्टी से अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं उनके लेजर लाने हैं आपको, और जिस पार्टी को आप गुड सेल्स करते हैं उनको लेजर आपको देने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या करना है सर, सामने वाली पार्टी के लेजर्स के हिसाब से आपका लेजर्स मैच कर ले, यानी कि आपके यहाँ पर जो बैलेंस दिख रहे हैं, आपके यहाँ पर जो बैलेंस दिख रहे हैं ना, वो सामने वाले पर्सन की बुक्स में भी सेम बैलेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको प्रॉपर तरीके से मैच करना है। सन्ड्री डेटर्स के साइड में भी ये सेम टू सेम यही होता है कि सन्ड्री डेटर्स में आप सामने वाले पर्सन को सेल्स कर रहे हैं तो उसके बुक्स में आपके बुक्स को जो आपको पेमेंट देने को निकल रहा है, आपकी बुक्स में उससे पेमेंट लेने को निकल रहा है, तो दोनों के प्रॉपर बैलेंस मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है, नेक्स्ट आती है सर कैश की। कैश सबसे क्रिटिकल ट्रांजैक्शन आता है सर। कैश में सर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक भी दिन आपका नेगेटिव कैश बैलेंस नहीं आना चाहिए। एक भी दिन आपका नेगेटिव कैश बैलेंस नहीं होना चाहिए। सर मंथ वाइज देखें तो आपका प्लस दिखता है, लेकिन अगर डे वाइज दिखते हैं तो कभी कभी रेड दिखता है। अगर आप उसको टैली में देखेंगे ना, डे वाइज अगर आप देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है सर, वो रेड दिखता है। रेड का मतलब होता है नेगेटिव में, और मंथ वाइज दिखते हैं तो सब प्लस पॉजिटिव ही दिखता है सर आपको। तो यहां पर बोल रहे हैं कि सर 1 डे, एक दिन भी आपका कैश माइनस में नहीं होना चाहिए, और एक भी दिन 10,000 रुपीज से ज्यादा का कैश पेमेंट आपका किसी को नहीं किया होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कैश में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक दिन के अंदर वो किसी भी पर्सन को आपको 10,000 रुपीज से ज्यादा का पेमेंट आपको नहीं करना है। दूसरा, अगर आप किसी पर्सन से केस रिसीव कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का केस आप रिसीव भी नहीं कर सकते। सर बात समझ में नहीं आई? आप ये क्या कह रहे हो? आप सामने वाला पर्सन से 10,000 रुपए से ज्यादा दे ही नहीं सकता, आप यूं बोल रहे हो, तो कौन देगा सर 10,000? सर अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसका बिजनेस नहीं है वो तो दे सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका कार का बिजनेस है, ध्यान से समझना। अगर आप किसी कार शोरूम की बात कर रहे हैं, कार शोरूम में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसकी शोरूम में अकाउंटिंग कर रहे हैं? कार शोरूम में। एक पर्सन आया, मिस्टर रमेश, XYZ कंपनी के अंदर एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी है सर 15 लाख रुपया। कितनी है? 15 लाख रुपया। कार ली सर उसने 15 लाख की, क्रेटा कार ले ली फॉर एग्जांपल, 15 से 17 लाख की जो भी आती होगी, 15 लाख की कार ली। अब वो बोलता है कि सर मैं तो 2.5 लाख रुपए कैश दूंगा। अब उसका कौन सा एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो रहा है भाई साहब?
वो तो इंडिविजुअल पर्सन है, उसका बिजनेस थोड़ी है कि वो बिजनेस के पीएनएल बनाएगा कि उसका एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा अगर वो 2 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करेगा तो। ऐसा नहीं है ना, वो तो दे सकता है ना, वो तो सामने वाला पर्सन तो दे सकता है, सामने वाला पर्सन तो इंडिविजुअल है, दे सकता है। बिजनेस वाला 10,000 रुपए से ज्यादा का केस नहीं दे सकता, उसका एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाता है। लेकिन ये तो नॉन बिजनेस वाला है, ये तो दे सकता है। तो उसने बोला मैं तो सर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का, मैं तो 2.5 लाख रुपए कैश दूंगा, बाकी सर, बाकी क्या सर आप बैंक से ले लीजिएगा। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सर इस पार्टी से आप 2 लाख रुपए से ज्यादा केस रिसीव आप नहीं कर सकते। 2 लाख रुपए तक आप केस रिसीव कर सकते हैं उस पर्सन से, लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा का आप केस रिसीव नहीं कर सकते। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा का केस रिसीव किया ना, 100% पेनल्टी लगेगी सर आप पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 100% पेनल्टी, यानी कि 2,000 का 4 लाख रुपए ले जाएंगे आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले का, अगर उनको पता चल गया कि आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट रिसीव किया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, पेमेंट का तो ध्यान रखना ही है, कैश में आप 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी से रिसीव कर रहे हो तो भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का केस एक दिन के अंदर एक किसी एक ट्रांजेक्शन के सामने, एक इनवॉइस के सामने आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, परचेज नहीं करना है, रिसीव नहीं करना है। क्लियर हो गया आपको यहां तक चीज? तो कैश के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी। दूसरी बात आती है कि कैश अगर आपका नेगेटिव आता है, कैश अगर आपका नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव करने के क्या तरीके होते हैं? एक तरीका होता है कि आप सन्ड्री डेटर से कैसे रिसीव कर लो। एक तरीका आपके पास में है कि सन्ड्री डेटर्स, कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक पड़े रहते हैं, 2 3 4 साल से पड़े हुए ही आ रहे हैं सर, उससे कोई लेना देना खत्म हो गया, लेकिन अभी भी अकाउंट्स बुक्स में खड़े हुए हैं, आप उसको क्लोज कर दो सर। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना, एक चीज ये ध्यान रखना, उसको क्लोज करते समय क्या सामने वाला अभी भी बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो आप ये पता करो। आपके साथ में उसका लेना देना बंद हो गया है, लेकिन वो बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको उसकी बुक्स में भी कैश में वो पेमेंट दिखाएगा, तब जाके आप यहां पे रिसीव दिखाओ। सर ऐसा भी क्यों? कभी कभी क्या होता है सर, स्क्रूटनी आती है, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ नोटिसेज आते हैं, उस समय सबको साथ में लेके पकड़ते हैं सर। आपने 20-20 हजार रुपए के पेमेंट आपने रिसीव किए इस पार्टी से, सामने वाली पार्टी ने पेमेंट किया है कि नहीं किया, उसकी बुक्स में देखो, उसको पकड़ के लाओ। अब उसकी बुक्स के अंदर तो आपको पेमेंट दिख ही नहीं रहा है कि उसने आपको 20,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट, 50,000 रुपए का पेमेंट किया हुआ। तब आप पकड़ में आओगे कि सर आपने ये सभी इंटरेस्ट डमी एंट्री किया। बात समझ में आ रही है सब? देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, और मैं आपको ये चीज जो बता रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, ऐसा कोई वो वाली चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि जो आप समझेंगे सर ऐसा कौन देखता है। पूरे इंडिया के अंदर 1 करोड़ रिटर्न अगर फाइल होते हैं, उसमें 3% कंप्यूटर जी स्क्रूटनी के लिए निकालते हैं। कितना परसेंट रिटर्न? 3%। और 3% रिटर्न में भगवान न करे आपका आ गया तो आप क्या करोगे? आपके क्लाइंट का आ गया तो आप क्या करोगे? रोते फिरोगे, फिर आप इधर इधर भटकते फिरोगे, पैसे देने के अलावा आपके पास में कुछ बचेगा नहीं, अगर इस तरह से काम आपने किया हुआ है। इससे पहले ही बोल रहे हैं कि आपको सही सही काम करना है, प्रॉपर एथिक्स को फॉलो करते हुए आपको काम करना है, क्योंकि मोदी जी है, निकालेंगे तो पूरी जड़ से। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए हर कोई पर्सन कि मेरा कहीं स्क्रूटनी में नंबर नहीं आए, मेरे पर कोई नोटिस नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं हो, इसके लिए सब लोग सही सही तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सब अपनी इनकम को सही तरह से शो करते हैं। दूसरा ऑप्शन सर ये होता है कि अगर आपके नेगेटिव में आता है, अगर आपका केस नेगेटिव में आता है तो एक और ऑप्शन आपके पास में रहता है अनसिक्योर्ड लोन का। क्या लोन होता है सर? अनसिक्योर्ड लोन का। आप किसी भी पर्सन से अनसिक्योर्ड लोन कैश में 20,000 रुपीज तक ले सकते हो। 20,000 तक आप किसी भी पर्सन से 20,000 रुपीज का लोन आप ले सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके सर बुक्स में 1 लाख रुपए का बैलेंस कहीं नेगेटिव में आ रहा है, 5 पार्टीज ऐसी खड़ी कर दीजिए, 20-20 हजार के कैश आप रिसीव कर लीजिए, 1 लाख रुपया हो गया। अप्रैल के बाद में जब आपका केस पॉजिटिव हो जाएगा, उनको आप पेमेंट कर दीजिए, बैलेंस 0 कर दीजिए, आपका हिसाब क्लियर हो गया सर। ऐसा भी आप कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो आपको प्रोविजंस बनाना भी आ गया, आपको टीडीएस के रिलेटेड सेक्शन भी यहाँ पर कवर किया, पीएफ का भी हमने देख लिया, लोन्स एंड लाइबिलिटीज के अंदर अगर आपको लोन दिख रहा है तो उसका इंटरेस्ट आपको देखना है,
होम लोन का अगर है तो आपको पर्सनल एक्सपेंसेस में डालना है। अगर आपने ट्यूशन फीस पे करी है, स्कूल फीस पे करी है, तो आपको पर्सनल में डाल देनी है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। लास्ट हमारे पास में ऑप्शन होता है कि सर हमारे पास में जो भी एसेट्स होते हैं उस पर एज ए WDV की तरह आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपको ये देखना है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई भी एसेट्स परचेस किया, ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने कोई एसेट्स परचेस किए तो एसेट्स मोर देन 180 डेज है या लेस देन 180 डेज है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। अगर मोर देन 180 डेज है तो 100% डेप्रिसिएशन लगे चार्ज होगा, और अगर लेस देन 180 डेज है तो 50% डेप्रिसिएशन आपको वहां पे मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन करने के बाद में WDV के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद में आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको आपकी एंट्री के अंदर जेबी पास करनी है, और जेबी में एंट्रीज होगी सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। जितनी भी एसेट्स होगी सभी एसेट्स को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब सर एक और चीज बात यहाँ पे समझते हैं हम कि सर हमारा प्रॉफिट इतना नहीं है। हमारा प्रॉफिट है सर 7 लाख रुपए का ही प्रॉफिट है, और अगर हम डेप्रिसिएशन पास करेंगे तो 1.5 लाख रुपए का सर डेप्रिसिएशन होता है, तो हमारा प्रॉफिट तो आ जाता है सर 5.5 लाख रुपए। हम चाहते हैं डेप्रिसिएशन इनकी एंट्री पास नहीं करें, नहीं हम चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। पॉसिबल है ऐसा? क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंडेटरी कंपलसरी आपको आपकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करनी है इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट। चाहे आपका प्रॉफिट कितना भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको आपके बुक्स के अंदर आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है, तो कंपलसरी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आपको बुक्स के अंदर आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद लास्ट में सब कुछ करने के बाद में आपको नेट प्रॉफिट फाइनल करना है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि नेट प्रॉफिट फाइनल करते समय कि अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं या ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू, अगर आपके एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, ATC है, ATD है, ATU है, ATI है, ये सब है, वो सब कुछ है, बहुत सारे डिडक्शन आप ले रहे, और न्यू टैक्स रिजाइम से आपका कम टैक्स बन रहा है, तो फिर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाइए। और अगर आपके इतने डिडक्शंस नहीं है और अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपका टैक्स कम आ रहा है, तो फिर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाइए। वहां पर आपको कोई भी एक्सपेंसेस आपको वहां पर अलाउ नहीं होंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके अलाउ नहीं होंगे। क्लियर हो गया? अब सर बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, अगर उसकी कोई रेंटल इनकम भी आ रही है, उसकी एक ऑफिस है पास में, उसकी एक ऑफिस है, उसको उसने रेंट पे दे रखा है, और वहां से उसकी रेंटल इनकम आ रही है, और रेंटल इनकम तो बैंक में ही आती है। अकाउंटेंट ने उसको रिकॉर्ड कर दिया इनडायरेक्ट इनकम के अंदर कि ऑफिस रेंट इनकम आ रही है। एक तरफ तो ऑफिस रेंट का एक्सपेंसेस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। अब से ये ऑफिस रेंट की इनकम कहां पे जाएगी? ये जाएगी आपके कैपिटल के अंदर। कहा जाएगी? कैपिटल। क्यों? क्योंकि ऑफिस रेंट आपको जो मिला है वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। चाहे आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी रेंट पर क्यों नहीं दे रखी है, फिर भी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? तो इस तरह से आप बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। आई होप कि आपको यहां तक इस लेक्चर्स में हमने लगभग 70-80 मिनट्स तक हमने जो कुछ भी कवर किया, 75 to 80 मिनट्स तक हमने जो कुछ भी कवर किया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके सभी कंसेप्ट आपके यहां पर क्लियर हुए। अब बात करते हैं सर कि अगर आप इसी तरह के अकाउंटिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से आप अकाउंटिंग करना चाहते हैं, आप अकाउंटिंग में मास्टर बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी खुद की टैक्स कंसल्टेंट फर्म ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि कब तक सर हम अकाउंटिंग की जॉब करते रहेंगे? कभी तो खुद हमारा बिजनेस होना चाहिए, कभी तो हम सोचे कि हम अपने खुद के मालिक बने, कभी तो सोचे कि हम भी अपने एम्प्लॉय को सैलरी दें, हम भी तो किसी पर्सन को रेंट पे दें। ऐसा अगर आप चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है इनकम टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। हम आपको एक टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप बने रहिए, अदरवाइज अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट कोर्स जिसके अंदर हम आपको टोटल 7 मॉड्यूल्स, अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक अकाउंटिंग कवर कराते हैं। अगर आप थोड़े से नॉलेज है थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग का, तो जिसमें हम एडवांस अकाउंटिंग,
टेली प्राइम विद जीएसटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब कुछ कवर कर रहे हैं। साथ में हम पीएफ ईएसआईसी को भी लेने वाले हैं, बहुत सारे और अदर मॉड्यूल्स भी हम उसमें ऐड करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली अभी के हिसाब से आपकी ये जो सभी मॉड्यूल्स है, ये सभी मॉड्यूल्स आपके कवर होता है। अब एडवांस अकाउंटिंग के अंदर जिस तरह से अभी हमने बताया, ये सब प्रैक्टिकल क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर आपको टेली प्राइम के ऊपर, टेली ईआरपी 9 के ऊपर आपको सभी ये ट्रांजैक्शन करके दिखाते हैं कि पीएनएल के अंदर आपको इस तरह से डेबिट करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ आपको वहां पे कराते हैं। जीएसटी के जीएसटीआर 1 से लेकर जीएसटीआर 9 तक के जितने भी रिटर्न है वो सभी रिटर्न आपको फाइल कराते हैं। इनकम टैक्स के आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 6 तक 5 हेड्स ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। टीडीएस के अंदर सर 26 क्या है, 26 एएस रिपोर्ट्स क्या है, 24 क्यू रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, सैलरी का टीडीएस कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, टीडीएस का पेमेंट कैसे करते हैं, 16A फॉर्म, 16 फॉर्म आप किस तरह से पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, वो सब कुछ टीडीएस के अंदर हम कवर कराते हैं। और एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड और यहाँ पर भी है। अभी सर कोर्स हमारा फाइनली अभी रिकॉर्ड हो रहा है, यानी ऑन प्रोसेसिंग में है। अभी इनकम टैक्स का कोर्स चल रहा है, अभी इनकम टैक्स चल रहा है। तो अभी इस कोर्स की जो फीस है हम आपको यहाँ पर बताते हैं। इंडिया के अंदर सबसे कम फीस अगर किसी की है, इंडिया के अंदर सबसे कम फीस अगर किसी की है तो वो सर हमारी है। सबसे कम फीस अगर किसी की है तो वो सर हमारी है। यानी कि और इतना डिटेल कंटेंट, अगर आपको यहाँ पर टैक्स कंसल्टेंट एडवांस कोर्स, आप हमारी ऐप पर जाएंगे, ऐप यानी कि प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर में, वहां पर आप KSR अकेडमी लिखेंगे, या फिर अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे ksracademy.com की, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं टैक्स कंसल्टेंट एडवांस, और ये है टैक्स कंसल्टेंट बेसिक्स टू एडवांस। अगर आप इनकम टैक्स से प्रैक्टिकल कोर्स करना चाहते हैं तो 999 में है। टीडीएस एक्सपर्ट का कोर्स आपके 499 में है। सिर्फ टैक्सेशन एक्सपर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो 2499 में है, ये अलग है। इनकम टैक्स एक्सपर्ट कोर्स करना चाहते हैं तो 1499 में। अब अगर आप इस कोर्स को, ये है सर हमारा बेसिक्स टू एडवांस, जिसके अंदर सब कुछ कवर होता है, ये है एडवांस। अगर उसकी बात करते हैं, कोर्स कंटेंट अभी रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे एडवांस अकाउंटिंग, टैली विद जीएसटी, इनकम टैक्स विद रिटर्न फाइल। अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं सर। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे तो टोटल अभी 101 लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड हुए हैं। ये इंट्रोडक्शन, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम स्लैब, सेक्शन 87A एग्जेम्प्टेड इनकम, सैलरी के आपके टोटल यहाँ पे सैलरी के आपके यहाँ पर टोटल 18 लेक्चर्स है। हाउस प्रॉपर्टी के आपके यहाँ पर टोटल 11 लेक्चर्स है। पीजीबीपी के आपके यहाँ पर टोटल 28 लेक्चर है। इसके बाद 60 कैपिटल गेन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल आपके 15 लेक्चर है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स अगर आप सेल्स करते हैं, कैपिटल गेन कैसे होता है, गोल्ड ज्वेलरी सेल करते हैं, बॉन्ड सेल करते हैं, इक्विटी शेयर सेल करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड अगर आप सेल करोगे तो किस तरह से प्रॉफिट, इनकम ऑफ सोर्सेज। इसके बाद एडवांस टैक्स, हाउ टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स का पेमेंट आप कैसे करेंगे, रिटर्न्स मैंडेटरी किसके लिए फाइल होते हैं। इसके बाद बिलेटेड रिटर्न्स क्या होता है, ड्यू डेट्स क्या होती है, पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर आप किस तरह से रजिस्टर्ड करोगे, पासवर्ड का लॉगिन कैसे, 26 AIS रिपोर्ट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, विच रिटर्न यू हैव टू फाइल, इनकम टैक्स पोर्टल का ओवरव्यू, ये सब कुछ हम इतना डिटेल में कोर्स बताते हैं। अब कल पे अपलोड होगा सर ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, इस तरह से यहाँ पर अगर हम दिखाते हैं। इसके बाद अगर एडवांस अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर एडवांस प्रोप्राइटरशिप के है, पार्टनरशिप के 18 लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड है, कंपनी के सब 14 लेक्चर्स अपलोड है। अभी प्रैक्टिकल बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लेक्चर्स अब अपलोड होना शुरू होंगे। अभी एक्चुअल में क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं। अभी इनकम टैक्स आपका अभी स्टार्ट होगा, सॉरी GST, TDS के टोटल 29 लेक्चर्स आपके यहाँ पर अपलोड है। सेक्शन है TDS के एंट्री इन टेली प्राइम, उसकी एक्सेल वर्कशीट कैसे बनाते हैं, पेन वेरीफाई कैसे करते हैं, TDS का पेमेंट आप कैसे करते हैं, CSI फाइल डाउनलोड कैसे करते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में मिलता है। ये सब कुछ लें। इसके बाद ये जो कोर्स है सर, ये आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, ये दो कोर्सेज हैं, ये सब कुछ आपके लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इसकी फीस अभी दिख रही है आपको यहाँ पर 4999, और यहाँ पर आपको बेसिक्स टू एडवांस कोर्स की फीस दिख रही है 5499। अगर आप इस कोर्स को आज या कल तक अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको ये कोर्स 4999 वाला पड़ेगा सर 2999 में, यानी कि 3000 रुपीज में आपको टैक्स कंसल्टेंट एडवांस टोटल 6 मॉड्यूल्स आपके यहाँ पर कवर होंगे डिटेल्स में।
और अगर आप बेसिक्स टू एडवांस वाला कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको पड़ेगा सर 3499 में, यानी कि ओनली फॉर 3500 रुपए में। अगर आप किसी और अदर पर्सन के आप कोर्सेज को देख लीजिए, किसी भी इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट के कोर्सेज को देख लीजिए, उनके कंटेंट के साथ में हमारे कंटेंट को आप कंपेयर कीजिए और उनकी फीस के साथ में आप हमारी फीस के साथ कंपेयर कीजिए सर, डेफिनेटली आपको यहां पर ही आपको कोर्स कंटेंट भी आपको ज्यादा मिलेगा और साथ में आपको यहां पर प्राइस भी बिल्कुल आपको कम मिलेगी। तो अगर आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप खुद का ऑफिस खोलना चाहते हैं, या फिर अकाउंटिंग के अंदर आप मास्टर बनना चाहते हैं, सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट बनना चाहते हैं, तो वहां पर आपको इन चीजों का नॉलेज आपको जरूरत होती है। टैक्सेशन का पूरा नॉलेज आपको चाहिए, बैलेंस शीट फाइनल अरेंज करना चाहिए, कंपनी की बैलेंस शीट कैसे फाइनल होती है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट कैसे फाइनल होती है, ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की अकाउंटिंग कैसे होती है, वो सब कुछ वहां पर हम प्रैक्टिकल कार्य से कवर कराते हैं। क्लियर है? तो यहां तक अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहां पर नंबर दे रखा है 73, ये वाला नंबर से आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टीडीएस टीसीएस एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप ये वाला कोर्स अभी 499 में अगर आप यहां पे परचेज करना चाहते हैं, और इनकम टैक्स एक्सपर्ट अगर आप बनना चाहते हैं ओनली फॉर 1499 रुपीज में आपको ये वाला कोर्स मिल रहा है, ओनली फॉर 1499 में। अभी तो 100 लेक्चर्स अपलोड हुए, अभी 20 लेक्चर्स और अपलोड होंगे उसमें, ITR 1 से लेके ITR 6 तक। 3CD रिपोर्ट कैसे फाइल कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट कैसे करते हैं, टैक्स ऑडिट के पूरे सेक्शन हम वहां पर डिटेल में कवर करेंगे। ये सब कुछ आपका प्रैक्टिकल पार्ट्स होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस में है सर। यहाँ पर आपको कूपन कोड आपको अप्लाई किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं KSR अकेडमी पे, आपको यहाँ पर KSR अकेडमी पे या प्ले स्टोर में आप कहीं से जाओगे तो यहाँ पर आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। आप जिस इस कोर्सेज के ऊपर क्लिक करोगे, इनरोल नाउ के ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको फीस दिख रही है 5499। आपको यहाँ पर अप्लाई हियर का कूपन है, इस कूपन को आपको यहाँ पे अप्लाई हियर करना है। ये 2000 रुपीज का आपको ऑफ है। ये ऑफ जैसे ही आप करोगे आपकी फीस हो जाएगी सर आपकी 3499 रुपीज में, यानी कि फ्लैट 2000 रुपीज का आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ फ्री वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप फ्री वीडियोस देखना चाहते हैं, आप हम कैसे पढ़ाते हैं, आपको पता चल ही गया होगा कि सर हम कितना डिटेल में हम चीज़ों को पढ़ाते हैं, कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको सर पता चलेगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, आज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, तो नो डाउट आप हमें कमेंट करके व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि सर कल का लेक्चर्स आपका बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही मजा आ गया। इसी तरह के वेबिनार्स हम सर आते टाइम में लेते रहेंगे। टीडीएस के रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, जीएसटी के रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ITR 1, ITR 4, ITR 2 कैसे फाइल करेंगे, ये से वेबिनार्स हम आने वाले समय में भी लेते आते रहेंगे। तो आज का लेक्चर्स आपको कैसा लगा प्लीज आप बताइए सर। ओके, आपको यहां पर अभी दिख रहा है सर, आपको ये जो कोर्स कंटेंट है यहां से अगर आपको दिख रहा है, ये वाला जो कोर्स है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे इस कोर्स में टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, एडवांस टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, बेसिक्स टू एडवांस, ये वाला कोर्स कौन सा भी कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए, अब आपके सर कोई भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप यहाँ पे शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, आपके डाउट्स आप शेयर कीजिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी, फास्ट। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन शेयर विद अस। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट्स नहीं है, कॉम्बो कोर्स है, कॉम्बो कोर्स सर यही है, बेसिक्स टू एडवांस या फिर टैक्स कंसल्टेंट एडवांस, ये हमारा कॉम्बो कोर्स है। इसमें से आप कोई भी कोर्स आप चूज कर सकते हैं, उसके अंदर प्रॉपर आपके सभी मॉड्यूल्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। ओके, मेट क्या मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की बात कर रहे हैं आप? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की बात कर रहे हैं आप? वो भी कवर कराएंगे सर, इसके बाद लास्ट में आएगा एमएटी, लास्ट में आएगा सर आपका 10E फॉर्म भी अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे
सेक्शन 89 की अगर हम बात करते हैं रिलीफ की, वहां पर बात करते हैं, वहां पर 89 फाइल होता है, 10E फॉर्म, वो भी हमने कवर कराया है, उसमें इनकम टैक्स के अंदर आ जाता है वो। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जसकरण सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। थैंक यू जसकरण, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, आराम से सोइएगा। नेक्स्ट डे मंडे है, कल आराम से एक एनर्जी के साथ में उठिएगा और एक नए दिन की शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि एक नया दिन आपका इंतजार कर रहा है। प्रोफेशनल टॉक्स भी सर हम यहाँ पर इसके साथ में लेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्वीट ड्रीम।